हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कोच 91। आप सभी के स्टडी कोच 91 यूट्यूब चैनल में स्वागत बा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी का पूरा नाम बोले तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का पार्ट फर्स्ट वीडियो और यूनिट फर्स्ट जो कि पूरी इसी वीडियो में कवर होगी। हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ट्रिपल सी के। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये आपका फर्स्ट यूनिट है सिलेबस का, ठीक है। तो इस पूरी यूनिट को हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो चलतनी शुरू करतनी। पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर होता क्या है ये सब के बारे में। तो आप सभी लोग कंप्यूटर को देखे होंगे, जानते होंगे अच्छे से कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आप हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना, ठीक है। अतः बोलचाल की भाषा में इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। कंप्यूटर को कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा जाता है या माना जाता है, जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को तेज़ी के साथ करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को करता है कौन है? ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, करता तेज़ी से, ठीक है। परंतु आज इसकी परिभाषा ही बदल गई है क्योंकि अब कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना करने तक सीमित नहीं है। पहले जो कंप्यूटर थे वो सिर्फ गणना करते थे, ठीक है। लेकिन आजकल तो आप सभी लोग देखते हैं कि ये जो मोबाइल है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, ठीक है। तो आजकल सिर्फ गणना करने में ही इसका उपयोग नहीं हो रहा है। आज इसका उपयोग म्यूज़िक हो गया, ग्राफिक्स हो गया, इंटरनेट इत्यादि क्षेत्रों में हो रही है। आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है और एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद इसे इंफॉर्मेशन में बदलता है। यानी आप इसको कह सकते हैं जैसे आप कोई भी इनपुट देते हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटर को आप इनपुट देते हैं तो वो इनपुट लेता है आपसे, उसके जिस हिसाब से प्रोग्राम किया गया होगा उस हिसाब से वो वर्क करता है। उस पर वर्क करने के बाद में उसी के हिसाब से आउटपुट आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। यह डाटा एक्सेप्ट, स्टोर और उन्हें स्टोर भी कर सकता है, ठीक है, और आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, ये सब, ठीक है। तो ये सब थे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, देख लेते हैं। वैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो किसी विशेष वस्तु के बारे में डाटा बतौर इनपुट लेता है। जैसा हमने आपको बताया कि ये किसी भी विषय के, किसी भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में इनपुट लेता है और उस पर ज़रूरी ऑपरेशन करके जिस हिसाब से आप प्रोग्राम किए हैं उस हिसाब से वो ऑपरेशन करके आपको आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। कंप्यूटर के टाइप्स देख लेते हैं। तो कंप्यूटर 3 टाइप्स के मेनली होते हैं, ठीक है। मेन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है ज़्यादातर ये डिजिटल कंप्यूटर जो आप लें, ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होती है, ठीक है। एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसमें जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है, यानी जो डाटा भेजा जाता है वो एक सीधी रेखा में भेजा जाता है, जिसे हम एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं। जो ट्रांसमिशन में कोई डाटा भेजा जाता है सीधी रेखा में तो एनालॉग ट्रांसमिशन होता है। जैसे तापमान हो गया, पारे हो गए, दाब हो गया, अन्य भौतिक प्रकृतियाँ जो एनालॉग हो गए, ठीक है। उसके बाद में डिजिटल कंप्यूटर जो हम सब ये लोग यूज करते हैं, मोबाइल वगैरह हो गया, सब डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर से होता है जो डिजिटल तकनीक के अनुसरण करते हैं, ठीक है। जो डिजिटल तकनीक को अपनाते हैं इनमें माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है। अब जैसे जो आप मोबाइल लें इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, बड़ी CPU नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि एक चिप होती है जिसपे पूरी CPU और सभी उसी पे डिजाइन रहते हैं, ठीक है, ALU वगैरह, जो एक सेकेंड में करोड़ों इंस्ट्रक्शन को क्रियान्वित कर सकते हैं। यानी एक सेकेंड में करोड़ों निर्देशों को ये कर सकता है, ठीक है। यह जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वह सिर्फ 0 और 1 को समझता है। जैसे हमारे मोबाइल या फिर आप कहीं साइबर कैफ़े पर जाते हैं वहाँ पर जो कंप्यूटर रखा रहता है वो सिर्फ 0 और 1 समझता है और बाकी कुछ नहीं समझता है। 0 का मतलब आप ट्रू मान सकते हैं और 0 का मतलब आप फॉल्स मान सकते हैं या गलत, या 1 का मतलब ट्रू मान सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये सिग्नल प्रेषित होती है, ठीक है। ये सिग्नल डिस्क्रीट होती है। इन्हें भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। जो डिजिटल कंप्यूटर है इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है।
डिजिटल कंप्यूटर को कौन कौन 4 श्रेणी में बांटा गया, कौन कौन 4 टाइप्स में बांटा गया, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है ये देख लेते हैं। यह सर्वाधिक सबसे छोटा कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ALU और CPU एक ही चिप में लगे होते हैं। ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो काम करता है गणना का, और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, वो एक ही चिप में लगे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर में, इसलिए ये बहुत छोटा कंप्यूटर होता है। इसके बाद में देख लेते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर में क्या होता है कि ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमतावान होता है। भाई थोड़ा बड़ा होता है माइक्रो कंप्यूटर से, तो इसमें क्षमता अधिक होगी, ठीक है। और एक समय में कई प्रयोक्ताओं के उपयोग में आ सकता है। यह एक समय में इसको कई लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है डाटा को तेज़ी से संसाधित किया जाता है, यानी इसमें डाटा को जो है तेज़ी से ट्रांसफ़र वगैरह किया जा सकता है, वर्क किया जा सकता है इसमें। उसके बाद में है जो देख लीजिए ये माइक्रो कंप्यूटर है, इससे बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, और मिनी से बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और मेन फ्रेम से बड़ा होता है अपना सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर देख लेते हैं कि ये अति उच्च भंडारण क्षमता वाले बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें डाटा की बड़ी मात्रा को तेज़ी से संसाधित किया जाता है। इसमें डाटा के ढेर सारे डाटा को बहुत तेज़ी से वर्क किया जा सकता है, ठीक है। और उनका उपयोग इनका जो उपयोग होता है वो बैंकों में या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी विभागों में होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, यह कंप्यूटर तेज गति एवं अत्यधिक संग्रह क्षमता वाले होते हैं, ठीक है। यह कंप्यूटर तेज गति, बहुत हाई स्पीड और अत्यधिक संग्रह यानी अत्यधिक स्टोरेज वाले क्षमता वाले होते हैं ये कंप्यूटर, और इनका आकार जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। सबसे बड़ा आकार इन्हीं का होता है सुपर कंप्यूटर का। और पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो क्रे-1 सन 1976 में बना था। क्रे-1 रिसर्च कंपनी के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। पहला जो सुपर कंप्यूटर क्रे-1 वर्ष 1976 की रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया। और भारत का पहला कंप्यूटर जो है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 10,000 है, ठीक है। ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद में आ जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर, तीसरा टाइप कंप्यूटर के हाइब्रिड कंप्यूटर पर देख लेते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या है कि इस प्रकार की कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषता मिश्रण हो, जो एनालॉग टाइप हो और डिजिटल हो, दोनों की जो विशेषता हो, जो दोनों का जो वर्क हो उससे वो दोनों मिक्स हो, ठीक है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में यानी डॉक्टरी के उपयोग में किया जाता है, जैसे ECG मशीन हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चलिए हम हिंदी में पढ़ते हैं, ये हिंदी में आपको बताते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का इतिहास, पहले गणना करने के लिए लाई जाने वाली डिवाइसों में मैकेनिकल डिवाइस थी, ठीक है। कंप्यूटर का जो आप जानते हैं कि कंप्यूटर का जो पहले उपयोग किया जाता था वो गणना करने के लिए सिर्फ किया जाता था, और जो पहले उपयोग किया जाता था कंप्यूटर वो मैकेनिकल डिवाइस थी, ठीक है, मैकेनिकल। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए सभी। अबेकस जो पहला कंप्यूटर था वह अबेकस था, ठीक है। बाद में पास्कल, लॉरेंस, जैकब, हेटासॉफ्टबेरी आदि ने डिवाइसें बनाई, ठीक है। बाद में इतने जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने डिवाइसें बनाई, परंतु किसी भी डिवाइस में मेमोरी ना थी, ठीक है। इन सभी डिवाइसेस में जो इन लोगों ने बनाया उसमें मेमोरी ना थी। तत्पश्चात 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया। क्या हुआ 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया जिसमें मेमोरी डाली, ठीक है। 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एक कंप्यूटर का आविष्कार किया, आप कह सकते हैं, जिसमें वो मेमोरी डाली, ठीक है। उसके पहले कंप्यूटर में मेमोरी नहीं थी। अब यही जो मशीन का आविष्कार किए चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, वहीं से आधुनिक युग की शुरुआत हुई।
ठीक है। और बाद में आज तक की सभी कंप्यूटर में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता है। आजकल आप जानते हैं, अब तो मोबाइल वगैरह आप जब लेते हैं तो रैम रोम देख के लेते हैं, सब मेमोरी ही है, ठीक है। इन सब में आजकल कंप्यूटर्स में मेमोरी जो है इसकी बहुत विशेषता है, ठीक है। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने क्या किया था, 17वीं शताब्दी में एक ऐसी कंप्यूटर का आविष्कार किया था जिसमें इन्होंने मेमोरी बनाई थी। उसके पहले जो कंप्यूटर थी उसमें मेमोरी नहीं लगी रहती थी, और इसी के कारण, और आजकल जो है मेमोरी का बहुत विशेषता है आजकल, ठीक है। और इसी के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है। और ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाएगी उसका नाम था ENIAC, और यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का युग शुरू हुआ, ठीक है। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का युग जो है शुरू होता है। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन जो चला था वो 1945 से 1954 तक चला था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि इस प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का, जिसने कंप्यूटर को साकार कर गणनाएं करना संभव किया, ठीक है। जिसने कंप्यूटर पर गणनाएं करना संभव किया, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। कब तक था फर्स्ट जनरेशन, ये ध्यान रखिएगा, 1945 से 1954, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड जनरेशन आ जाता है। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, 1955 से 1964 तक कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जिसने तब कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा और तेज़ कर दिया था। वैक्यूम ट्यूब जब बना था तो कंप्यूटर का आकार बड़ा था, बहुत बड़ा था, और जब ट्रांजिस्टर यूज किया गया तो थोड़ा उससे छोटा हुआ आकार इसका, और थोड़ी जो है स्पीड में भी वृद्धि हुई, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन कब से कब तक? 1965 से 1974 तक। और इसमें क्या हुआ, कंप्यूटर के तृतीय जनरेशन में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जिससे ये तुलनात्मक भरोसेमंद तथा तेज समझा गया। थर्ड जनरेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग की गई, तो टेक्नोलॉजी आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में IC टेक्नोलॉजी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, जिससे जो है तुलनात्मक भरोसेमंद और तेज स्पीड हो गई, ठीक है। इसकी स्पीड जो है बढ़ गई। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन कब से? 1975 से टिल डेट तक, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि कंप्यूटर के चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जो कि अभी भी यही है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, आप जो मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, मोबाइल में जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं उसमें जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया उस मोबाइल को, वो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये एक छोटा सा चिप होता है, उसी पर CPU वगैरह, ALU वगैरह सभी उसी पर बनाए रहते हैं, ठीक है। जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों जनरेशन में काफ़ी तेज़, भरोसेमंद, आप देख सकते हैं खुद ही कि इसमें जो है काफ़ी तेज़ स्पीड से वर्क होती है, भरोसेमंद काम होती है, ठीक है। और साइज़ छोटा, कितना छोटा हो गया, जिसे आप आसानी से कहीं भी इधर उधर उठाकर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ जनरेशन, जो कि प्रेजेंट एंड नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या है कि पंचम जनरेशन में कंप्यूटर आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया, यानी कंप्यूटर जो इसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सर्वोपरि सिद्ध हुआ, जिससे ये अपना खुद के IQ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोबोट वगैरह हो गया ना, ये सब फिफ्थ जनरेशन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड, पहला नंबर स्पीड, ठीक है। कंप्यूटर एक बहुत ही तीव्र कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ठीक है, जो किसी निर्देश को पल भर में करवाने, किसी भी निर्देश, किसी भी इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा क्षण नहीं लगता है, तुरंत ही क्रियान्वित यानी उस पर कार्रवाई करता है या कार्य करता है, या किसी कार्य को सेकंड में एक भाग समय में ही हल कर देता है, ठीक है। किसी भी कार्य को सेकेंडों में, ठीक है, या एक भाग में हल कर देता है तुरंत, जबकि उस कार्य को व्यक्ति घंटों तक कहीं उसे हल कर पाएगा। आप उसे एग्जाम्पल देख लीजिए गणना करने का, अभी कैलकुलेट करना हो, मान लिया कुछ भी करना है, तो अगर कोई वुमेन को दे दिया जाए तो कहीं कॉपी पेन उठाएगा, उसके बाद में फिर उसके लिखेगा, फिर गणना करेगा। आप कंप्यूटर में टाइप कीजिए, तुरंत गणना, तुरंत आंसर, ठीक है। और ये देख लीजिए आप कंप्यूटर आजकल कितना आ गया है, ठीक है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि एक कंप्यूटर 1 सेकंड के समय में 1 मिलियन या उससे भी अधिक निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है। आप समझे, आप 1 सेकंड में एक कंप्यूटर में
1 मिलियन यानी कि 10 लाख या उससे ज़्यादा ही निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है 1 सेकंड में। ठीक है दोस्त, 1 सेकंड में इतने ज़्यादा वर्क कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी, कंप्यूटर बिना कोई गलती किए पूरी सही गणनाएं कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये कोई गलती नहीं करता है जल्दी गणना, जबकि ह्यूमन अगर मान लिया कोई गणना कर रहा है तो गलती कर भी सकता है, गलती कर देता है। ठीक है, जिससे ये कभी भी कोई गलती नहीं करता और सभी गणनाओं में उसी एक्यूरेसी की तरह कार्य करता है। हर एक गणना में एक्यूरेसी की तरह कार्य करता है। ठीक है, कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा इनपुट या निर्देश गलत दिए गए हों। ठीक है, जब व्यक्ति इनपुट भाई गलत दे रहा है, जैसे अगर जोड़ना है 5+3 तो व्यक्ति अगर डाल दे 5+4 तो भाई मिस्टेक व्यक्ति से हुई, कंप्यूटर तो तुरंत 8 और 9 जो भी होगा वो तुरंत दे देगा। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं इंटेलिजेंस। ये क्या होता है, कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके लगातार कर सकता है। कंप्यूटर जो है किसी भी कार्य को, आप जानते ही हैं, कब तक भी आप कार्य करते रहे कंप्यूटर थकता नहीं है। इससे किसी भी प्रकार की थकान या कमजोरी कभी नहीं होती है, जिससे या किसी कार्य को बिना किसी रुकावट या गलती से लगातार कर सकता है। कंप्यूटर की इस क्षमता की वजह से मानव कार्य में काफ़ी विकास हुआ है। उसके बाद में स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी को देखते हैं दोस्तों। तो स्टोरेज कैपेसिटी है कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डाटा या इंफॉर्मेशन को इसके मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी है वो स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर हमें स्टोर करना है तो हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक, कंप्यूटर में मैग्नेटिक मीडिया स्टोरेज होते हैं जो अत्यधिक मात्रा में डाटा या सूचनाओं को परमानेंट सुरक्षित रखने की सहूलियत देते हैं। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया इत्यादि। इनकी मदद से आप कोई डाटा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसमें सेव करके कोई भी डाटा हो या इन्फॉर्मेशन हो एक स्थान से यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वर्सैटिलिटी देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी विशेषता इसकी विविधता है। ठीक है, जो एक ही समय में कई कार्य कर सकता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग से बोल सकते हैं, एक ही समय में कई टास्क यानी कई कार्य को कर सकता है। जैसे अपने डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग के दौरान म्यूजिक सुनना, कोई पेज प्रिंट करना, या यूज़र पर निर्भर करता है कि वह कंप्यूटर सिस्टम पर किस तरह का कार्य कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग तरह के कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, आप सब समझते हैं आजकल कंप्यूटर जो आते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं। बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। कंप्यूटर की बेसिक एप्लीकेशंस निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों पहला है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के दौरान हम अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, जैसे पत्र टाइपिंग हो गया, रिज्यूम तैयार करना हो गया। रिज्यूम वगैरह अब आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंप्यूटर स्वतः ही स्पेलिंग एवं ग्रामेटिकल त्रुटियों को स्वतः सुधार कर देता है। अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक होती है और आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो नीचे रेड करके ऐसे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आप वहां से समझ सकते हैं और उसमें त्रुटियों को सुधार कर सकते हैं। यदि डॉक्यूमेंट के कंटेंट रिपीट होते हैं तो आपको पुनः टाइप करने की आवश्यकता नहीं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट को जिस पर आप कार्य करते हैं आसानी से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सब बहुत आसान होती है। इन बैंकिंग बैंक में इसका यूज किया जाता है। वर्तमान समय में नेट बैंकिंग बहुत ही पॉपुलर हो गया, आप सभी लोग शायद यूज़ ही करते होंगे नेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, इधर उधर ट्रांजैक्शन। ठीक है, ज़्यादातर लोग अपना बैंकिंग कार्य नेट बैंकिंग के माध्यम से ही करते हैं। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से धनराशि का ट्रांसफ़र एक खाते से दूसरे खाते में कर सकते हैं। ठीक है, बैंकों में होने वाले दैनिक कार्य लेन देन कंप्यूटर के ही सहायता से किए जाते हैं। बैंकों में जो लेन देन होती है, जो कार्य होता है वो कंप्यूटर की सहायता से ही किया जाता है। आप देखते ही होंगे, गए होंगे, आप बैंक शायद गए हुए होंगे। उसके बाद में इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को भारत तथा विन के किसी अन्य कंप्यूटर के साथ, भारत की या किसी अन्य कंप्यूटर के साथ या विदेश में भी, ठीक है, आप जोड़ सकते हैं। यह एक वैश्विक प्रणाली है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने की
कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने की इंटरनेट जो है वैश्विक प्रणाली, जिससे आप विदेश में भी बैठे व्यक्ति से आप भारत से जुड़ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने की, ठीक है, इसका आरंभ 1970 से 1980 के मध्य में हुआ था, ठीक है। इसका आरंभ जो हुआ था 1970 से 1980 के मध्य में। इंटरनेट के माध्यम से आप अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, आप इंटरनेट से पता कर सकते हैं। गूगल है, यूट्यूब है और बहुत कुछ है, ठीक है। और अपेक्षा की एक लाइब्रेरी है, इसके माध्यम से आप सूचनाओं को बहुत तेज़ी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल है, ईमेल के माध्यम से आप कुछ समय के लिए हज़ारों मील दूर बैठे व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं। आप सभी लोग भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ठीक है। अस्पताल में भी इसका उपयोग किया जाता है। अस्पताल में कैसे होता है, कंप्यूटर के माध्यम से ही अपने पेशेंट की रिकॉर्ड्स की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आपके पेशेंट्स की रिकॉर्ड की जानकारी ले सकते हैं, जैसे पेशेंट का नाम हो गया, बीमारी कौन सी उस पेशेंट को, ये सब जानकारी आप ले सकते हैं। सब में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में कहाँ डिजिटल वीडियो या ऑडियो कंपोजिशन में किया जाता है, यानी कि वीडियो या ऑडियो को जो है रिकॉर्ड करने में या फिर उसको जो है एडिट वगैरह करने में। कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी प्रकार के ऑडियो वीडियो को कंपोजिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस सब में यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति से बात वगैरह करने में आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आप वीडियो कॉलिंग या चैटिंग से, ईमेल से, ये सब परिचित ही होंगे आप अच्छे से, ठीक है। आप कंप्यूटर के द्वारा वीडियो कॉलिंग, चैटिंग या ईमेल के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद में डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग से क्या होता है, सभी के लिए उपयोगी पैकेज है, ठीक है। इसके माध्यम से आप डिज़ाइनिंग से संबंधित कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या सकते हैं, इसमें जो है आप डिजाइनिंग से संबंधित को कार्य कर सकते हैं। वर्तमान समय में इसके माध्यम से किताबों की डिजाइन, ग्रीटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, ब्राशर, मैगजीन इत्यादि संबंधित कार्य किए जाते हैं। किससे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग से। उसके बाद में आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन। आप सब जानते ही होंगे टेलीकम्युनिकेशन, आप बात वगैरह इधर उधर करते हैं सब। टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद रहता है। मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या मौजूद रहता है, सॉफ्टवेयर, जिसमें कस्टमर का डिटेल इत्यादि मौजूद रहता है, जिसमें जैसे कंप्यूटर कस्टमर का या फिर किसी भी आप बंदे का मान सकते हैं, नंबर वगैरह सब सेव रहता है, ठीक है, डिटेल्स रहते हैं। वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप किसी भी स्थान से लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहाँ पर हैं आपको नहीं पता, आप वर्तमान समय में इस समय मोबाइल में ही अपना लोकेशन देख सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं। वहाँ तक पहुँचने के मार्ग को देख सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना हो तो आप मार्ग भी देख सकते हैं, उससे आप टिकट वगैरह भी बुक कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल। और उसके बाद में आप SMS भेजकर रेलवे टिकट के PNR स्थिति सब जान सकते हैं। सब वर्तमान समय में आप लोग बहुत जानते हो, कंप्यूटर का उपयोग हर एक जगह लगभग हो रहा है, ठीक है। तो उपयुक्त के अलावा कंप्यूटर का उपयोग रक्षा, ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है, चिकित्सीय विज्ञान, खेल, प्रमाण पत्र, ATM, ये सब में, रोबोट, समाचार, मौसम विश्लेषण इत्यादि में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे से लगभग हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। अब देखते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट में कई तरह के कंपोनेंट होते हैं जो एक कंप्यूटर को उसका कार्य करना संभव करता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर, उसमें कई पार्ट होते हैं, जैसे हो गया CPU हो गया, इनपुट आउटपुट के लिए जो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनका सभी लोगों का एक अलग अलग कार्य होता है, जो कुछ इस प्रकार, जैसे कीबोर्ड, माउस हो गया, रैम वगैरह, स्पीकर वगैरह हो गया आउटपुट के लिए, ठीक है। गाना वगैरह सुनते हैं, स्पीकर आपको पता होगा, मॉनिटर ही आउटपुट है। और इस सब का हर एक का वर्क है। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो फिर वर्क नहीं कर पाएगा कंप्यूटर, ठीक है। पावर स्विच की जो बटन होती है, ठीक है, पावर स्विच वो स्विच बटन होती है जिससे एक कंप्यूटर सिस्टम को चालू या बंद किया जा सकता है, ठीक है। पावर स्विच से कंप्यूटर को क्या किया जा सकता है, चालू किया जा सकता है या फिर बंद किया जा सकता है। बंद तो अंदर से किया जा सकता है, लेकिन इससे भी बंद हो जाएगा, ठीक है। पावर स्विच से चालू या बंद किया जा सकता है। रीसेट बटन होती है, ठीक है। पावर स्विच की बटन इस तरीके से होते हैं, देख सकते हैं आप। रीसेट बटन होती है। रीसेट बटन, इस बटन की मदद से किसी कंप्यूटर सिस्टम के चालू हालत में अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे पुनः रिस्टार्ट कर सकते हैं, यानी बंद करके आप पुनः खोल सकते हैं ऑटोमेटिक रीसेट करके। CD हो गया, CD DVD रोम ड्राइव हो गया, ठीक है। इस डिवाइस की मदद से हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोई CD, कॉम्पैक्ट डिस्क या DVD, ठीक है, को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, इस डिवाइस की मदद से। किससे, CD या DVD डिवाइस रोम की मदद से। उसके बाद में आ जाता है फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव की फ़ोटो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है।
ये क्या करता है, ये ड्राइव किसी कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क को एक्सेस करने में इस्तेमाल करता है। फ्लॉपी डिस्क को डालने में या एक्सेस करने में इस्तेमाल किया जा सकता है फ्लॉपी ड्राइव का। उसके बाद में जाता है फ्रंट यूएसबी पोर्ट, माइक एंड हेडफोन स्लॉट। अब जैसे आप दोस्तों इसको मैं बता दूं कि जैसे आपका मोबाइल है उसमें माइक लगाने का या हेडफोन्स जो भी लगाने का सभी अलग अलग बने होते हैं, पोर्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप लगाते हैं। जैसे ईयरफोन लगाते हैं तो उसके लिए जो खाँचा बना होता है उसको पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये पोर्ट किसी यूएसबी डिवाइस को एक्सेस करने में उपयोग होता है, जबकि माइक और हेडफोन जैक स्लॉट किसी माइक्रोफोन या हेडफोन डिवाइस को जैक वायर की मदद से कनेक्ट करने में मदद करता है। उसके बाद में देख लेते हैं इंडिकेटर लाइट। इंडिकेटर लाइट क्या करता है, ये वो सिग्नल लाइट है, ठीक है, ये एक लाइट है जो कि ये सिग्नल लाइट है जो सिस्टम के स्टार्ट होने से जब तक सिस्टम चलती है वो चलती है, जब तक सिस्टम तब तक ये चलती रहती है, और सिस्टम के बंद होने पर के बाद ये बंद होती है, यानी सिस्टम जब बंद होता है तब ये बंद होती है। उसके बाद में पावर सप्लाई सॉकेट। पावर सप्लाई सॉकेट क्या होता है, यह सॉकेट कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई देने के लिए पावर केबल कनेक्ट को करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो है कंप्यूटर को जो है पावर सप्लाई देने के लिए पावर केबल को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पावर एसएमपीएस की मदद से ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तक पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद में कीबोर्ड सॉकेट, जहां पर कीबोर्ड जो है कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। माउस सॉकेट, माउस जहां से कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप सब फोटो, कीबोर्ड सॉकेट, ये माउस सॉकेट। आजकल तो दोस्तों दूसरे तरीके से आने लगा, ये सब पहले के कंप्यूटर में था कि जो टीवी टाइप के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, माउस जो पुराने सीपीयू वगैरह आप देखेंगे उसमें है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में पैरेलल पोर्ट आ गया। पैरेलल पोर्ट में क्या होता है, पैरेलल पोर्ट की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में कोई अन्य डिवाइस जैसे प्रिंटर वगैरह इत्यादि हो गया, ठीक है, ये सब कनेक्ट किए जाते हैं पैरेलल पोर्ट में। उसके बाद में वीजीए पोर्ट हो गया, ठीक है। वीजीए पोर्ट क्या होता है, इस पोर्ट की मदद से विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, मॉनिटर इत्यादि को कनेक्ट किया जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो जैसे मॉनिटर, जैसे ये सब पोर्ट हो गया। वीजीए पोर्ट से क्या कनेक्ट किया जाता है, मॉनिटर पोर्ट, मॉनिटर जो है कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर रियर यूएसबी पोर्ट। आजकल तो यही सब आने लगा है, आप यहाँ से कनेक्ट करते हैं हर एक चीज़, ठीक है। अगर कोई लैपटॉप वगैरह हो गया तो आजकल यही सिस्टम लगा होता है, रियर यूएसबी पोर्ट, जिससे आप जो भी कनेक्ट करना होता है, माउस वगैरह, कीबोर्ड आजकल इसी से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इस पोर्ट को USB 2.0 कहा जाता है, ठीक है, जिससे किसी USB डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, या कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में आ जाता है माइक एंड स्पीकर जैक स्लॉट। माइक जहाँ लगता है आप उसे जानते हैं, उसको जैक स्लॉट, ठीक है। इन स्लॉट की मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई माइक्रोफोन या स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। इस स्लॉट की सहायता से क्या कनेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोफोन या स्पीकर, जिससे हम साउंड को स्टोर या प्ले कर सकते हैं। बाई माइक से अगर हम करेंगे तो साउंड को स्टोर करेंगे, स्पीकर अगर कनेक्ट करेंगे तो हम प्ले करेंगे, सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है नेटवर्क स्लॉट। नेटवर्क स्लॉट में क्या होता है, इस स्लॉट से हम कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क केबल की मदद से किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क स्लॉट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर है उसको हम किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है IEEE, ठीक है, 1394 फायर वायर, ठीक है। इससे क्या होता है कि यह एक सीरियल बस इंटरफेस होता है, ठीक है, यह एक क्या होता है, सीरियल बस इंटरफेस, जिसमें हाई स्पीड तथा रियल टाइम डाटा ट्रांसफ़र होता है। इसमें क्या होता है कि रियल टाइम का जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है, बस है, ठीक है, और हाई स्पीड में होता है, ठीक है। और इसका नाम जो है फायर वायर, इसके डेवलपर कारपोरेशन ने रखा था, इसका नाम जो है फायर वायर रखा गया। जिसको किसने रखा, इसने जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया वो कॉरपोरेशन ने इसको रखा था। मदरबोर्ड आ गया। मदरबोर्ड मोस्टली इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर का पार्ट, मेन पार्ट मदरबोर्ड, ठीक है। यह कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य भाग होता है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, वो मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, जो एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाना संभव करता है। जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सभी क्या मदरबोर्ड में जुड़े रहते हैं भाई, ठीक है। ये मदरबोर्ड है आपका, साफ विजुलाइज तो नहीं हो रहा है फिगर, ठीक है, आप गूगल से भी सर्च करके देख लीजिए एक बार। अगर आप फिगर देख लेंगे तो आपके मन में अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद में आ जाता है फैन। हर एक कंप्यूटर में फ़ैन लगा होता है सीपीयू के पास, या एक फ़ैन या पंखा होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है,
जिसका मुंह बाहर की तरफ होता है, जो कि सीपीयू द्वारा उत्पन्न हीट या गर्मी को बाहर भेज देता है। ठीक है, सीपीयू गर्म हो जाती है या उसमें गर्मी हीट उत्पन्न हो जाती है तो उसको बाहर भेजने के लिए उसमें पंखा लगाया जाता है सीपीयू। उसके बाद में सीपीयू कंप्यूटर का मेन पार्ट आ गया आपका सीपीयू, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, ये क्या करता है, यह कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मुख्य भाग होता है। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है, जिसको ब्रेन भी बोलते हैं हम लोग। कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू है, जो कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डाटा को यूज़र द्वारा बतौर इनपुट की तरह से दिया गया है को प्रोसेस करके एक नियत आउटपुट। जब कोई इनपुट हम देते हैं, यूज़र द्वारा जो इनपुट लेता है ये सीपीयू लेता है और उसमें प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद में उसके हिसाब से आउटपुट हमें प्रदान करता है, रिजल्ट के रूप में देता है। कौन करता है, सीपीयू। ठीक है, रैम। अब रैम क्या चीज़ है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, जो एक चिप के रूप में एक स्लॉट की मदद से मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। ये मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। ठीक है, जो सिस्टम पर कार्य करने के लिए ज़रूरी मेमोरी उपलब्ध कराता है। अगर सिस्टम पर हम वर्क करते हैं तो उसमें कुछ मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो इसका ये कार्य करता है कौन, रैम करता है। ठीक है, ये सिस्टम में। ठीक है, और ये कहाँ रहता है, मदरबोर्ड में। रोम होता है, जो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम कंप्यूटर सिस्टम में एक चिप के रूप में मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। रैम रोम दोनों कहाँ जुड़े रहते हैं, मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जो बायोस इन्फॉर्मेशन को संयोग से रखता है। ठीक है, जो बायोस इन्फॉर्मेशन होती है, बायोस क्या करती है कि कंप्यूटर को रीसेट करने या बूटिंग करने का कार्य करती है, जो कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग करने का कार्य करती है। ठीक है, ये उसको जो है इन्फॉर्मेशन को संजोग करके रखती है, उसको रखती है। ठीक है, इसमें सिर्फ रीड किया जा सकता है रोम में, ओनली रीडर। और रैंडम एक्सेस मेमोरी या इसे हम रीड या राइट मेमोरी भी बोलते हैं रैम को। ठीक है, रोम को सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डिस्प्ले एडाप्टर कार्ड यानी ग्राफिक्स कार्ड। ये क्या होता है, यह एक एडाप्टर होता है। ठीक है, जो सीपीयू को मॉनिटर से लिंक करता है। ये क्या करता है, सीपीयू जो है उसको मॉनिटर से लिंक करता है, जोड़ता है। जो भी टास्क सीपीयू के अंतर्गत होता है उसे मॉनिटर पर प्रदर्शित करने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर हम टास्क कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, तो हम मॉनिटर में देखेंगे कैसे क्या हो रहा है आउटपुट के लिए। तो वर्क तो सीपीयू कर रहा है लेकिन हम देखेंगे इसमें मॉनिटर में। ठीक है, तो ये जोड़ने का कार्य करता है डिस्प्ले एडाप्टर ग्राफिक्स कार्ड। उसके बाद में एक्सपेंशन स्लॉट होता है। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है, जैसे यह स्लॉट की मदद से हम कुछ अन्य डिवाइस जैसे इंटरफेस कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस स्लॉट में आप देख सकते हैं फ़ोटो, इस स्लॉट की मदद से हम किसी अन्य डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना हुआ तो हम उसे कनेक्ट करते हैं, या किसी भी डिवाइस आप मान सकते हैं इनपुट आउटपुट। ठीक है, इंटरफेस के लिए उसको हम कनेक्ट करते हैं, जो सिस्टम की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, जब कोई सिस्टम कुछ ऐसे फीचर जिनको सपोर्ट नहीं करता उन्हें एक एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से जोड़ सकते हैं, जैसे साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, इन सबको हम एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से जो है जोड़ सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है सीपीयू, बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। चौथी जनरेशन के माध्यम में प्रोसेसर प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया गया है। ठीक है, प्रोसेसर क्या किया गया है, चौथी जनरेशन के माध्यम में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया गया है। इसमें लाखों सर्किट लगी होती हैं। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल को काउंट करने के लिए मदरबोर्ड पर एक क्लॉक लगा होता है। ठीक है, इसमें साइकिल्स होती हैं। ठीक है, इसको काउंट करने के लिए मदरबोर्ड पे एक जो है क्या लगा रहता है, क्लॉक लगा रहता है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है। मदरबोर्ड में क्लॉक लगा रहता है जो फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है। ठीक है, और डाटा इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस द्वारा प्रोसेसर की तरह प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, जो डाटा या इंस्ट्रक्शन होता है इनपुट डिवाइस द्वारा वो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, और प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट डिवाइस पर रिजल्ट देता है। यह पूरा कार्य एक साइकिल में रहता है। पूरी प्रोसेसिंग प्रोसेसर के अंदर होती है। प्रोसेसर को 3 भागों में बांटा गया है। जो पूरी प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसर के अंदर होती है, यानी प्रोसेसर कौन है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको पता है नाम से ही। ठीक है, उसके बाद में इसको 3 भागों में बांटा गया मोस्टली। ये कौन कौन से, एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, और तीसरा मेमोरी यूनिट हो गया। एएलयू जिसको हम पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, यह सीपीयू का मुख्य भाग होता है। ठीक है, जो कि तार्किक एवं अंकगणितीय कार्य को प्रोसेस करता है, जो कि लॉजिकल
और अरिथमेटिकल जैसे प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद में डिवाइड, ये सब जो कार्य होता है सब अरिथमेटिकल के अंतर्गत आ गए थे। एंड नॉट, नॉर, ये सब जो कार्य आते हैं वो सब हमारे पास कौन से आते हैं, लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब कार्य कौन करता है, ALU करता है। ठीक है, तार्किक मेमोरी यूनिट को भेज देता है। ठीक है, यूजर के द्वारा बतौर इनपुट दिया जाता है, उन पर जरूरी ऑपरेशन करके, चाहे वह अंकगणितीय हो या तार्किक हो, मेमोरी यूनिट को भेज देता है, जहां से ये कंट्रोल यूनिट की मदद से यूजर द्वारा निर्देशित आउटपुट मीडिया पर भेज देता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये सभी पूरे कंप्यूटर या पूरी पार्ट को आप समझ सकते हैं, इसको कंट्रोल करता है कि इसको क्या काम करना है, कब करना है, ये सब कौन बताता है हमें, कंट्रोल यूनिट बताता है। कंट्रोल यूनिट जो कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, यह डाटा इंस्ट्रक्शन को एनालाइज करके किस प्रकार की डिवाइसेस को प्रोसेसिंग के लिए या आउटपुट के लिए भेजना है, ये सब कार्य यही करता है। कौन, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद में आ जाता है मेमोरी यूनिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट कनेक्ट है और ALU कनेक्ट है और रजिस्टर। रजिस्टर क्या आप मान सकते हैं, रजिस्टर एक मेमोरी है। ठीक है, जो कि डाटा को स्टोर करता है, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टरों से मिलकर के ही मेमोरी बनता है। वहाँ पर रजिस्टर्स हो गया, आप वहाँ पर मेमोरी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और बसेस जो होती हैं हम लोगों की 3 प्रकार की बसेस होती हैं। ठीक है, बसेस कौन कौन सी होती हैं, कंट्रोल बस होती है, डाटा बस होती है, एड्रेस बस होती है। 3 प्रकार की बसेस होती हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल बस होती है बाई डायरेक्शनल, यानी ये कंट्रोलिंग के लिए दोनों साइड में डाटा को लेती भी है और दे देती भी है, दोनों तरफ डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है। और जो डाटा बस जो होता है वो भी डाटा का दोनों तरफ आदान प्रदान करता है, इधर उधर ले जाने में। एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, ये सिर्फ एड्रेस को देती है। ठीक है, यानी एड्रेस को जाती है और वहाँ एड्रेस बताती है। ठीक है, एड्रेस देती है। उसके बाद में मेमोरी यूनिट को देख लेते हैं। मेमोरी यूनिट क्या है, टास्क, इस भाग में कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशित टास्क स्टोर होता है ताकि ALU को भेजा जा सके, और पुनः ALU से प्रोसेस होने के बाद आउटपुट सूचना को तब तक स्टोर करता है जब तक कंट्रोल यूनिट उसे उचित आउटपुट मीडिया पर भेजने का निर्देश ना दे। ठीक है, इसे रजिस्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसे रजिस्टर भी कहा जाता है। अगर वैसे देखा जाए दोस्तों तो वैसे नहीं, ये सच्चाई है, रजिस्टर से मिलकर के आपका क्या बनता है, मेमोरी बनती है। ठीक है, जो कि प्रोसेसिंग के समय डाटा या इन्फॉर्मेशन को अपने पास होल्ड रखता है। रजिस्टर क्या करता है, प्रोसेसिंग के टाइम या जब प्रोसेस हो रहा है तो जो डाटा है या फिर जो हमने इनपुट दिया है या इन्फॉर्मेशन है उसको तब तक के लिए होल्ड करके अपने पास कह सकते हैं रखता है, जो प्रोसेसिंग के दूसरे स्टेप में प्रयोग होता है। ठीक है, जब प्रोसेसिंग का दूसरा स्टेप फॉलो होता है, जैसे मान लिया गणना करना है, तब वो तुरंत दे देता है। ठीक है, उसके बाद में बस क्या होता है, बस आपको बताया 3 टाइप के होते हैं। बस एक डाटा पाथ या परिपथ होता है जो डाटा को इधर उधर आदान प्रदान करता है। दोस्तों आप समझ सकते हो, बस है जिसके माध्यम से डाटा के प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद में जाता है कीबोर्ड, माउस एंड VDU। ये सब क्या है, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कीबोर्ड आप जानते ही हैं दोस्तों कि इनपुट हो गया, जैसे अगर हमको कुछ इनपुट देना है, कंप्यूटर को टाइप करना है, जैसे अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम कीबोर्ड के द्वारा अपना नाम वगैरह जो भी है इनपुट के रूप में देंगे। ठीक है, तो उसको हम डिस्प्ले पर देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर कीबोर्ड का जो है पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा प्रोग्राम एवं डाटा को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। यह टाइपराइटर के कीबोर्ड जैसा ही होता है। इसमें अल्फ़ाबेट्स नंबर होते हैं, नंबर होते हैं, स्पेशल कीज होते हैं, फंक्शन कीज होते हैं, मोमेंट कीज, एरो कीज हो गया, पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, एंड हो गया, होम, ये सब कौन से हैं, ये सब मोमेंट कीज हैं। ठीक है, होती हैं। जब एक की दबाई जाती है तब एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ASCII उत्पन्न होता है। ठीक है, जो कि कीबोर्ड एनकोडर नाम की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। कीबोर्ड एनकोडर एक नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है माउस आप जानते हैं, चलाए भी होंगे, देखे भी होंगे आप लोग माउस। ठीक है, इस तरीके से होता है माउस, इसमें एक वायर होती है, अब तो वायरलेस माउस भी आ रही हैं। ठीक है, तो माउस क्या होती है,
माउस की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटिंग डिवाइस है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये जब आप माउस का यूज़ करते होंगे देखते होंगे एक पॉइंट रहता है डिस्प्ले पर, ठीक है। यह भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस का प्रयोग स्केचेज, डायग्राम्स आदि ड्रा करने में, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने में या इंस्ट्रक्शन देने आदि को कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है। माउस दो प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल एक ऑप्टिकल माउस, ठीक है। इसमें दो बटन होते हैं, लेफ़्ट एवं राइट बटन। तीसरी बटन स्क्रॉल बटन भी ऑप्टिकल माउस में होती हैं। आप देख सकते हैं माउस में जो एक तीसरी बटन एक स्क्रॉल होती है, चक्के की जैसी होती है, बीच में दोनों माउस बटन के, जो कि अगर हमको नीचे ऊपर करना है किसी भी पेज को, ठीक है, स्क्रॉल करना है तो उसका हम उपयोग करते हैं। उसके बाद में आ जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसके हम वीडियो बोलते हैं। इसको मॉनिटर भी आप कह सकते हैं, वीडियो मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर होता है, यह एक सॉफ्ट विजुअल आउटपुट डिवाइस होता है। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि हम लोग को टीवी के आकार का होता है, मॉनिटर उस पर दिखाई देता है, ठीक है, जिस पर आउटपुट को देखा जाता है। यह टेक्नोलॉजी के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, CRT। उसके बाद में LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। CRT टेक्नोलॉजी क्या होती है कि इसमें कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, ठीक है, जो इसमें कैथोड किरणें फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर गिरती हैं और डिफ्लेक्ट होकर के पिक्चर बनाती हैं। ये दो प्रकार की होती है, मोनोक्रोम एक कलर होती है, ठीक है, जो कि मोनोक्रोम क्या होती है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिखाती है, जो पहले यूज की जाती थी दोस्तों, जो टीवी वगैरह हो गया वो मोनोक्रोम थी, ठीक है। और अब तो कलर टीवी वगैरह यूज किए जाते हैं। कलर इसमें तीन प्रकार के फास्फोरस, जो कि लाल, हरा और नीला रंग के होते हैं, कलर पिक्चर बनाते हैं। ये लाल, हरा तीन रंग, इसको हम प्राइमरी कलर भी बोलते हैं, और इसी कलर से मिला करके लगभग सभी प्रकार के कलर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसी कलर से मिला करके लगभग सभी प्रकार के कलर बन करके हमको जो है दिखाई देता है डिस्प्ले पर। उसके बाद में सेकंड आ जाता है LCD टेक्नोलॉजी। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को मॉड्यूल करके पिक्चर बनती है, ठीक है, बनाती है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT मैट्रिक्स तो बनाती है, परंतु मैट्रिक्स की लाइट नहीं निकलती, लेकिन लाइट एमिटिंग डायोड में लाइट यहीं से निकलती है, अतः पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। इसमें जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद में अदर इनपुट डिवाइसेस, कुछ अदर इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सब आपके सिलेबस में है दोस्तों। तो अदर इनपुट डिवाइसेस किसी भी निर्देश एवं डाटा को कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। भाई किसी भी डाटा है, कोई भी हमें इनपुट देना है तो इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर इन उपलब्ध निर्देशों को प्रोसेस करता है। अब देखते हैं इनपुट डिवाइस। पहला है स्कैनर। भाई स्कैनर आप लोग देखे होंगे अगर आप कहीं जाते हैं, ठीक है। अगर जैसे आपको फ़ोटो बनवाना है तो उसको क्या करता है, आप कहीं चाहते हैं फ़ोटो बनवाना है तो उसको स्कैनर में उस फ़ोटो को रखता है, स्कैन करता है, कंप्यूटर में लाता है, फिर जो भी एडिट करना हो एडिट करता है, फिर उसके बाद में प्रिंट कर देता है प्रिंटर से। तो स्कैनर का इस्तेमाल किसी हार्ड कॉपी या फ़ोटोग्राफ को स्कैन कर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे आप कोई फ़ोटो ले गए फ़ोटो बनवाने, तो स्कैनर जो है, जो आप फ़ोटो ले गए वो हार्ड कॉपी है भाई, आप उसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो उसको क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आप उसको स्कैन करता है, कंप्यूटर में लाता है, मॉनिटर पर देखता है, सब डिजिटल फॉर्म में हो गया। उसको अब एडिट करेगा डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। या एक जीरोक्स मशीन की तरह कार्य करता है। जीरोक्स मशीन आप लोग देखेंगे, समझ सकते हैं आप, फ़ोटो कॉपी मशीन जो जहाँ पर फ़ोटो कॉपी वो बड़ी होती है, ठीक है, कितना कार्य करता है, जो किसी हार्ड कॉपी का बिल्कुल दूसरी प्रति सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जेरोक्स मशीन क्या करता है, कोई हार्ड कॉपी है या कोई बुक है उसको सॉफ्ट कॉपी में तुरंत कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस डिवाइस को हम कंप्यूटर सिस्टम में USB या पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आजकल इसको हम USB पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया USB पोर्ट क्या होते हैं, ठीक है। जिसके लिए इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका एक ड्राइवर या सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं आप, इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद में ट्रैक बॉल, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ट्रैक बॉल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रैक बॉल माउस की ही तरह लेकिन नीचे की भाग ऊपर की तरह होता है, ठीक है। ट्रैक बॉल माउस की तरह ही होता है लेकिन
नीचे की भाग जो है ऊपर की तरह होता है इसके, ठीक है। जैसे हम मैकेनिकल माउस में एक बाल नीचे की तरफ होती है, ठीक उसी प्रकार ट्रैक बॉल में एक बाल ऊपर की तरह होती है। मैकेनिकल जो माउस होती है उसमें एक बाल जो होती है बॉल वो नीचे की तरफ होती है, ठीक उसी प्रकार से इसमें एक बॉल जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, जिससे हम घुमा घुमा करके कंट्रोलर मूवमेंट को मैनेज करते हैं और इनपुट प्रदान करते हैं। उसके बाद में आ गया जॉयस्टिक्स, जो गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक एक इनपुट है जिससे हम गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है। ये गेम प्ले इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इसके नाम से प्रतीक है। इनपुट में इनपुट एवं अंगूठे के जॉयस्टिक के बटन से प्रेस करते हैं, ठीक है। इस डिवाइस के नीचे एक गोलाकार बाल होता है जिस पर यह घूमता रहता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? यह एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन में इनपुट देने का कार्य करता है। यह CRT स्क्रीन को छूता है जहां यह पास होते वक्त स्क्रीन को रास्टर को डिटेक्ट कर सकता है। OCR आ गया, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो ये क्या करता है? यह एक इनपुट डिवाइस है जो कि पेपर पर अंकित अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरों को पकड़ सकता है, ठीक है। जो पेपर पर अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षर है उसको पकड़ सकता है या फिर उसे उसे समझ सकता है। यहाँ टेक्स्ट को लो फ्रीक्वेंसी लाइट सोर्स से डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर उत्सर्जित प्रकाश को डार्क एरिया द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जबकि ब्राइट एरिया द्वारा रिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है। रिफ्लेक्टेड की गई प्रकाश को फोटोसेल्स द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद माइक्रोफोन, आप लोग फलिभात माइक से परिचित होंगे। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जो कि राउंड बतौर इनपुट लिया जाता है। और माइक्रोफोन कंप्यूटर सिस्टम में जैक पोर्ट के द्वारा कनेक्ट कर साउंड इनपुट करते हैं। जैक पोर्ट के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है माइक्रोफोन को, ठीक है। उसके बाद में बार कोड रीडर। आप किसी शॉप या मॉल में गए होंगे तो आप देखते होंगे, अगर आप कोई प्रोडक्ट या बाई करते हैं वहाँ पर, तो आप जब निकलते हैं वहाँ पर, जब आपको पेमेंट करना रहता है तो बार कोड रीडर से तुरंत बार कोड रीड करते हैं, ठीक है। यह डिवाइस बार कोड का इलेक्ट्रॉनिक पल्स में परिवर्तित कर कंप्यूटर में इनपुट करती है। बार कोड एक तरह का कोड होता है जो लाइट तथा डार्क बार के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद में MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजर, ठीक है। ये क्या करता है? यह एक इनपुट डिवाइस जो कि मैग्नेटिक कैरेक्टर को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर को रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कैरेक्टर बैंक चेक पर पाए जाते हैं जिन्हें लेवल MICR डिवाइस के माध्यम से ही रीड किया जा सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस, अदर आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जो आप देखिए उससे अदर, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से सूचनाएं जिन्हें हम विभिन्न आउटपुट डिवाइसेस पर देख एवं एक्सेस कर सकते हैं। आउटपुट के माध्यम से सूचनाएं जिन्हें हम स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अपने आउटपुट डिवाइस की विस्तृत चर्चा संक्षिप्त अंग्रेजी में की गई है, ठीक है। जो आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है, क्या है? प्रिंटर हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, ये सब मॉनिटर वगैरह हो गया, स्पीकर हो गया, इसके द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे हम प्रिंटर द्वारा का हार्ड कॉपी मिलती है, ठीक है, जिससे हम किसी भी पेज को प्रिंट कर सकते हैं, जिससे हमें रिजल्ट, आप मान सकते हैं, जिससे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, वो आउटपुट कहलाता है, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स, ये सब प्रिंटर के टाइप हो गए, ठीक है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डाटा प्राप्त कर उसे आउटपुट हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करता है। प्रिंटिंग क्वालिटी को डॉट एवं इंच यानी DPI में डॉट पर इंच में नापा जाता है, ठीक है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर या प्रिंटर होता है जो कि प्रिंट करते समय हैमर करके इम्प्रेस करता है। हैमर मतलब वो हैमर करके छोट करके प्रेस करता है, करके इम्प्रेस करता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी होल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार होता है जो इंक रिबन पर पिन से स्ट्राइक कर कैरेक्टर प्रिंट करता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक पिन एक डॉट छोड़ती है और उन डॉट के कॉम्बिनेशन से कोई अक्षर या आकार बनता है, ठीक है। प्रत्येक कैरेक्टर को छापने के लिए बहुत डॉट की ज़रूरत होती है। कोई भी कैरेक्टर अगर छापना हो तो बहुत डॉट की ज़रूरत होगी, ठीक है।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। इसका इस्तेमाल केवल वही होता है जहाँ अत्यधिक मात्रा में पेज प्रिंट करने में होता है। जैसे डॉट डॉट डॉट, अबे कोई जैसे मान लिया हमको आई बनाना है तो आई इस तरीके से डॉट 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 से बनेगा, ठीक है, डॉट प्रिंटर्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को बिना हैमर किए प्रिंट करता है, जैसे इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट लेज़र जेट प्रिंटर, ठीक है, जिसका चित्र दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर, इसमें जेट के माध्यम से आयनाइज्ड इंक को स्प्रे मैग्नेटिक प्लेटों से होता हुआ शीट या पेपर पर डॉक्यूमेंट या इमेज सिंबल बनाता है। इसमें क्या होता है कि जेट के माध्यम से आयनाइज्ड इंक का स्प्रे मैग्नेटिक प्लेटों से होते हुए, ठीक है, शीट या पेपर पर डॉक्यूमेंट का सिंबल या जो भी आप देंगे उसको आउटपुट या प्रदान करता है। इस प्रिंटर में हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है। इसमें 300 DPI या अधिक का प्रिंट क्वालिटी का प्रिंट किया जा सकता है। इसके थ्रू लेज़र प्रिंटर आता है। लेज़र प्रिंटर क्या है? लेज़र जेट प्रिंटर, इसमें एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं, फोटो रिसेप्टर, ठीक है। इसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं। पर लेज़र बीम तब गिरती है जब पेपर प्रिंटिंग से निकलता है, ठीक है। यह ड्रम इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज होता है जिस पर लेज़र बीम पैटर्न प्रिंट करता है, ठीक है। एक बार जब पैटर्न ड्रम पर बन जाता है तब यह टोनर कागज से एक लेयर बनाकर जो पेपर टोनर से पास करता है पर इमेज प्रिंट करता है। सामान्यतः टोनर ब्लैक होता है, परंतु कलर प्रिंटिंग के कार्ट्रिज में टोनर सियान, मैग्नेटा और येलो कलर का होता है, ठीक है। प्रिंटिंग स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और इसकी DPI 600 या अधिक होती है, ठीक है। इसकी जो है DPI जो है या प्रिंटिंग स्पीड जो है 600 से या उससे ज़्यादा की होती है। प्रोजेक्टर आप देखते हैं, जानते हैं, परदहिया और दहिया जैसे आप बोलते हैं, परदहिया चलती है। प्रोजेक्टर एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है जो प्रायः किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में प्रयोग किया जाता है। किसी मीटिंग हो गया या कहीं प्रेजेंटेशन करना है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। आप कल शादी वगैरह में सब मूवीज़ देखते थे पहले सब, आजकल तो सब लगभग बंद हो चुका है, कहीं कहीं यूज़ चलता है, ठीक है। यह लेंस का उपयोग कर किसी फिल्म को किसी ऑब्जेक्ट पर फ्लैश या प्रसारित करता है। इसमें जो है लेंस का उपयोग किया जाता है और इसे किसी भी फिल्म पर को या फिर ऑब्जेक्ट को फ्लैश पर या दीवार पर भी मतलब भेज देते हैं, चलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लॉटर क्या होता है? यह एक आउटपुट डिवाइस जो किसी प्रिंटर की ही तरह कंटेंट्स को पेपर या प्रिंट करता है, ठीक है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह ही कंटेंट्स को पेपर पर प्रिंट करता है, लेकिन इसका उपयोग अभियांत्रिकी विभाग में होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? अभियांत्रिकी विभाग में होता है, ठीक है। जैसे कि कोई आर्किटेक्चर ड्राइंग या मैप प्रिंट करना हो तब वहाँ पर क्या यूज़ होगा? प्लॉटर। उसके बाद में चलते हैं स्पीकर की तरफ। जानते हैं आप साउंड वगैरह जो सुनते हैं, म्यूज़िक वगैरह स्पीकर से हम सुनते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर मेमोरी को हम देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या चीज़ है? तो कंप्यूटर मेमोरी ही कंप्यूटर या कैलकुलेटर में, कंप्यूटर की मेमोरी ही कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर बताती है। कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोरेज मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है। फिजिकल मेमोरी जो कि चिप या ड्राइव डिस्क होती है जिसमें डाटा होल्ड होता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी जो कि सिर्फ फिजिकल मेमोरी को एक्सपेंड करता है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। जो कि कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कह सकते हैं।
ये दो प्रकार की होती है। और दूसरी प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में थोड़ा। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है, जैसा हमने पहले देखा, जो सिस्टम के प्राथमिक कार्य के लिए मेमोरी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, रैम और रोम। ठीक है, जब सिस्टम वर्क करता है उसके लिए जो मेमोरी का उपलब्ध कराते हैं वो सब प्राइमरी मेमोरी वर्क करते हैं। रैम और रोम इसमें दो आते हैं, रैम रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड राइट मेमोरी इसको बोलते हैं हम। उसके बाद में रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी, इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसी भी डाटा को अगर हमें स्टोर करना है तो उसको स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसको हम निकाल करके इधर उधर, जो सीडी वगैरह हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू आते हैं। ठीक है, इसको जो हम निकाल करके इधर उधर ले जा सकते हैं कहीं भी। ठीक है, स्टोर किया, इसमें डाटा का स्टोर करते हैं और बाद में इसमें सुरक्षित डाटा का उपयोग किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यह रीड राइट मेमोरी होती है। रीड या राइट, ये दोनों के बोले अभी हमने, रीड राइट या RW भी बोल सकते हैं। इसमें डाटा टेम्परेरी यानी वोलाटाइल होती है, जो कि पावर सप्लाई काटते ही डाटा मिट जाती है। रैम में क्या होता है, अगर पावर सप्लाई गई तो आपकी डाटा गई। ठीक है, डाटा रैंडमली एक्सेस किया जाता है और CPU से सीधा एक्सेस करते हैं। रैम दो प्रकार के होते हैं, इसमें डाटा को जो है वो सीधा रैंडमली एक्सेस किया जाता है। ठीक है, जो रैम होता है वो दो प्रकार का होता है, यस रैम, डी रैम। ठीक है, तो यस रैम में क्या होता है कि प्राय इस्तेमाल होने वाले डी रैम की तुलना में ज़्यादा तेज़ होता है। ये जो डी रैम है उससे इसकी स्पीड जो होती है वो हाई होती है। ठीक है, यह स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसकी स्पीड डी रैम से अधिक होती है। ठीक है, कंप्यूटर में सामान्यतः यह कैश मेमोरी के रूप में लगी होती है। ये जो कंप्यूटर है उसमें जनरली ये कैश मेमोरी के रूप में लगी होती है। कौन, यस रैम। ठीक है, यहाँ स्टैटिक तथ्य का मतलब है, यस रैम, यस का मतलब होता है स्टैटिक्स। यहाँ स्टैटिक तथ्य का मतलब है इस बात से कि इसे डी रैम की तुलना में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। डी रैम से अगर तुलना किया जाए तो इसमें जो है रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। यस रैम प्रायः मेमोरी या कैश की तरह उपयोग होती है। ठीक है, जो CPU में बतौर L1, L2 और L3 कैश के रूप में पाई जाती है। उसके बाद में आ जाता है डी रैम। डी रैम क्या होता है, डी रैम एक तरह का रैम का प्रकार है। ठीक है, यस रैम और डी रैम ये दो प्रकार के होते हैं। डी रैम क्या होता है, एक प्रकार का रैम का जो है वो प्रकार है। ठीक है, आजकल पर्सनल कंप्यूटर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कौन, डी रैम। ठीक है, इसके कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। यह डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम। डी फॉर डायनेमिक, यस रैम और डी रैम। ठीक है, यस रैम, डी रैम। तो दोस्तों यस फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और यह एक इंटरवल के बाद रिफ्रेश होती है। यह एक इंटरवल के बाद क्या होती है, रिफ्रेश होती है, जो कि यस रैम नहीं होता है। ठीक है, अब यस डी रैम स्टैंड फॉर सिंक्रोनस डी रैम। ठीक है, यस डी रैम ये क्या होता है, यह सिंक्रोनस डायनेमिक रैम होता है। यह यस फॉर सिंक्रोनस, डी फॉर डायनेमिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह एक नए तरह का डायनेमिक रैम होता है जो तुलनात्मक बहुत तेज़ कार्य करता है। एसडी रैम वास्तव में सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। जो एसडी रैम होता है वो सीपीयू के साथ जुड़ जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है। ठीक है, DDR2 एसडी रैम ये सभी डी रैम की टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यह एक डी रैम का प्रकार होता है जो एसडी रैम की तुलना में ज़्यादा तेज़ कार्य करता है। ठीक है,
DDR2 SD रैम की तुलना में फास्ट वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद में DDR3 SD रैम, ये क्या करता है कि यह डी रैम का बिल्कुल नया प्रकार है, ठीक है। डी रैम का ये बिल्कुल न्यू टाइप्स है। इसमें इसके सभी प्रकार की मेमोरी से तेज कार्य करता है। ये जो है सभी प्रकार की मेमोरी से फास्ट वर्क करता है। कौन? DDR3 SD रैम। तो दोस्तों अब आ जाता है हम लोगों का रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। तो रोम देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर के रूप में डाटा चिप में स्टोर रहता है। ये चिप मेमोरी होती है, ठीक है, जिसके डाटा को यूजर सिर्फ पढ़ सकता है। रोम में जो होता है वो उसके डाटा को सिर्फ यूज़र पढ़ सकता है, उसमें कुछ राइट या लिख नहीं सकता है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। मास्क रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है, निर्माता अपने बारे में लिखता है। जैसे डेल के कंप्यूटर में ऑन करने पर डेल का लोगो, अन्य कंपनी संबंधित जानकारी रोम में स्टोर रहती है, ठीक है। रोम के अन्य प्रकार कौन है? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी रोम होता है, ठीक है। ये सब हमारे हो गए रोम। अब रोम में देख लेते हैं पी रोम, जिसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये क्या करता है? यह रोम का एक प्रकार होता है। इसमें रोम बायोस से संबंधित सूचना को केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसमें बायोस से संबंधित सूचना को केवल एक बार प्रोग्राम किया जाता है और बाद में इसमें कोई परिवर्तन या चेंजिंग नहीं किया जा सकता। ये था पी रोम, पी फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में जाता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यह एक विशेष प्रकार का पी रोम होता है जिसे पराबैंगनी किरण की मदद से मिटाया जा सकता है। इसको मिटाया जा सकता है, लेकिन किसकी मदद से? पराबैंगनी किरण की मदद से। जब इसे एक बार इरेज किया जाता है तो फिर इसे पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। इसको एक बार मिटा करके फिर से प्रोग्राम इसमें नया किया जा सकता है। उसके बाद में आ जाता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यह क्या होता है? यह भी पी रोम का एक प्रकार होता है जिसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इरेज किया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। इसको इरेज करके प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से या लाइट की मदद से। अन्य पी रोम की तुलना में ईईपी रोम में डाटा का पावर ऑफ केस में भी डाटा को संजोए रखता है, ठीक है। ये पावर ऑफ होने पर भी डाटा को क्या रखता है? बचाए रखता है। रैम की तुलना में ये उतना तेज़ नहीं होता है या फ्लैश मेमोरी की तरह होता है। रैम की तुलना अगर देखा जाए तो वह उतना तेज़ नहीं होता है। कौन? ईईपी रोम, लेकिन यह फ्लैश मेमोरी की तरह होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस देख लेते हैं। अभी तक तो हमने देखा था प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, अब देखेंगे हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें देख लेते हैं हम लोग फ्लॉपी डिस्क पहले, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक टेप आधारित मेमोरी डिवाइस होती है जो डाटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। फ्लॉपी डिस्क क्या करती है कि जो डाटा या फिर स्टोरेज उसको परमानेंटली के लिए स्टोर करती है, ठीक है। कौन? फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। इसमें ट्रैक एवं सेक्टर होते हैं। इसकी मेमोरी कैपेसिटी 1.44 MB होती है। इसकी जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो 1.44 MB होती है, ठीक है दोस्त। उसके बाद में देख लेते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क का यहाँ पर फिगर आपको बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है? हार्ड डिस्क धातु से बनी ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस होती है, ठीक है, जो बड़ी मात्रा में डाटा के स्टोरेज है तो प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क क्या होती है?
एक मैग्नेटिक डिवाइस होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा जब डाटा का स्टोर किया करना होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। यह अधिक स्थिर एवं मजबूत होती है, ठीक है। इसकी ट्रैक और बिट डेंसिटीज मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। यह फ्लॉपी डिस्क की तुलना में इंटरनल एवं एक्सटर्नल दो प्रकार की होती हैं। यह क्या होती है, इसकी ट्रैक और बिट डेंसिटीज मैग्नेटिक टेप से अधिक तेजी से अधिक स्टोर होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरनल एवं एक्सटर्नल दो प्रकार की होती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव या एसडी ड्राइव एक्सटर्नल एंड इंटरनल दो प्रकार की होती हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में प्लॉटर, हेड्स ट्रैक्स, सेक्टर, क्लस्टर, सिलेंडर इत्यादि कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फिगर बना हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव का, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल डिस्क या सीडी रोम। ये क्या होता है, सीडी फॉर ऑप्टिकल डिस्क सीडी रोम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क यह डाटा स्टोरेज का एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा को लेज़र बीम द्वारा रीड और राइट किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में क्या किया जाता है कि डाटा को लेज़र बीम के द्वारा लिखा जाता है या फिर उसमें पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, यानी रीड या राइट किया जाता है, ठीक है। इसके लिए किसी मूव एक्सेस आर्म और रीड राइट के हेड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि लेज़र बीम इलेक्ट्रॉनिकली मूव हो जाती है, ठीक है, मूव हो सकती है, ठीक है। डाटा राइट करने के लिए लेज़र बीम डिस्क के सरफेस पर बिट का मार्क बनाकर सूक्ष्म कैविटी बनाता है। क्या मतलब कि क्योंकि जो डाटा राइट करने के लिए लेज़र बीम डिस्क के सरफेस पर बिट का मार्क बना करके, डिस्क के सरफेस जो है उस पर बिट का मार्क बना करके सूक्ष्म कैविटी बनाता है, ठीक है। डाटा रीड करने के लिए लेज़र बीम एरिया को स्कैन करता है, राइट करने के लिए ऊपर करता है, ठीक है। जो ऊपर बताया हमने कि डाटा राइट करने के लिए लेज़र बीम डिस्क के सरफेस पर बिट का मार्क बनाकर, डिस्क का जो सरफेस है उस पर बिट का मार्क बना करके उसमें कैविटी बनाता है, और जो रीड करने के लिए क्या करता है कि लेज़र बीम एरिया को स्कैन करता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं, सीडी रोम, WORM यानी राइट वंस रीड मेन एवं इरेजेबल या ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। राइट वंस रीड मेनी डिस्क नॉर्मल सीडी, ठीक है। ये क्या होता है, इस तरह के सीडी जिन पर केवल एक बार लिखा जा सकता है। इसमें सिर्फ क्या कह सकते हैं, एक बार लिखा जाता है और कई बार रीड या एक्सेस किया जा सकता है। इस तरह के साधारण सीडी की स्टोरेज जो क्षमता होती है वो 700 MB होती है। उसके बाद में रीड राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है इस तरह के ऑप्टिकल डिस्क जिन्हें इरेज किया जा सकता है, ठीक है, और पुनः डाटा उन पर राइट भी किया जा सकता है। इस प्रकार के जो है ऑप्टिकल डिस्क में इरेज किया जा सकता है और पुनः उस पर जो है डाटा को लिखा जा सकता है, ठीक है। इनकी जीवन अवधि साधारणतः सीडी रोम से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये डिस्क साधारण डिस्क से थोड़े महंगे होते हैं। ये डिस्क जो है महंगा होता है जनरली नॉर्मल डिस्क से। उसके बाद में आता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम, ठीक है, सीडी रोम। उसके बाद में डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो डिस्क आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आ जाता है हम लोग का डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। ये क्या होता है कि डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है जो साधारण की तुलना में ज़्यादा डाटा स्टोर करने की क्षमता रखता है, जो साधारणतः 4.7 GB या विशेष स्थिति में 45 से 50 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है। ये बिल्कुल सीडी रोम की तरह दिखती है। एक डीवीडी को सीडी रोम ड्राइव से एक्सेस या रीड नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पिट्स होते हैं।
अब आ जाता है हमारी USB थंब ड्राइव। ये क्या होता है? USB थंब ड्राइव साधारणतः फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव को कहा जाता है, PD जिसको पेन ड्राइव कहते हैं, जो प्रचुर मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है या ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है। डाटा की अत्यधिक मात्रा में सुरक्षित रखना फ्लैश ड्राइव की क्षमता पर निर्भर करता है। यह एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एक USB पोर्ट के माध्यम से जोड़ देते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इसे जोड़ सकते हैं एक USB के माध्यम से और डाटा का लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, यह एक प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है जिसे आप किसी भी सिस्टम में बिना समय गंवाए तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो किसी भी सिस्टम में आप विदाउट समय गंवाए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए लोग इसे डाटा ट्रैवलर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों। अब कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और बाकी सभी चीज़ें अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्त, तो आप सब इस वीडियो को अच्छे से देखें और आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप SSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।